Dear students, today we will study Community Ecology Part 1. सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि व्हाट इज कम्युनिटी, जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा था. अब देखना चाहेंगे हम कि कम्युनिटी का स्ट्रक्चर क्या है, संगठन क्या है, इसकी संरचना कैसी होती है, इसमें डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कम्युनिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, गुण क्या हैं. तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्लांट कम्युनिटी में जो अपने गुण होते हैं, जो कि पर्सनली या व्यक्तिगत इंडिविजुअल रूप में नहीं पाए जाते हैं, उस स्तर के लक्षण जो हैं, पहला है स्पीशीज डाइवर्सिटी, जाति विविधता. प्रत्येक समुदाय जो है वो विविध जीवों से मिलकर बना होता है. पादप होते हैं, उनमें जंतु होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं आदि, जो कि एक दूसरे से टेक्सोनॉमिकली डिफरेंट होते हैं. और किसी भी समुदाय में जातियों की संख्या तथा पॉपुलेशन अबंडेंस में अत्यधिक भिन्नता होती है. और प्रत्येक जाति की पादप समुदाय में जो भूमिका होती है उसको निष्ठ कहते हैं. जाति जो विविधता होती है, स्पीशीज डाइवर्सिटी, क्षेत्रीय तथा स्थानीय स्तर दोनों हो सकती है. दूसरा जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है दैट इज ग्रोथ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर. किसी भी समुदाय का वर्णन उसके ग्रोथ फॉर्म्स के आधार पर किया जा सकता है, जैसे कि ये वृक्ष है, श्रब है, हर्ब्स हैं, मॉसेस हैं आदि. और प्रत्येक जो ग्रोथ फॉर्म है उसमें कई प्रकार के पौधे हो सकते हैं, जैसे चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष, सदाबहार वृक्ष आदि. ग्रोथ फॉर्म समुदाय का संरचनात्मक प्रतिरूप यानी कि स्ट्रक्चरल पैटर्न का निर्धारण करते हैं. और विभिन्न वृद्धि रूपों की व्यवस्था के आधार पर पादप समुदाय में उनके जोनेशन, हॉरिजॉन्टल लेयरिंग तथा स्ट्रेटिफिकेशन या वर्टिकल लेयरिंग होते हैं. तीसरा है डोमिनेंस. एक समुदाय की सभी जातियां समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होती हैं. कुछ ही पादप साइज व संख्या के द्वारा समुदाय की प्रकृति का निर्धारण करते हैं. ये जातियां आवास का रूपांतरण करके समुदाय की अन्य जातियों की संख्या में वृद्धि का नियंत्रण करती हैं. इनको क्या कहते हैं? डोमिनेंट स्पीशीज कहते हैं. चौथा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है अनुक्रमण. प्रत्येक जो समुदाय के विकास का प्रक्रम का एक इतिहास होता है और सभी कम्युनिटीज में समय के साथ उसमें दिशात्मक परिवर्तन होते हैं और इन दिशात्मक परिवर्तनों को अनुक्रमण कहते हैं. ट्रॉफिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी. प्रत्येक समुदाय पोषण की दृष्टि से संतुलित होता है. उसमें स्वयंपोषी पादप तथा विषमपोषी जंतु दोनों ही प्रकार के जीव सम्मिलित होते हैं. ये सभी मिलकर पादप समुदाय को पूर्ण संतुलित एवं आत्मनिर्भर बनाते हैं. अतः ये क्लियर हो जाता है कि पादप समुदाय निश्चित संरचना वाला, आत्मनिर्भर तथा अत्यधिक जाति विविधता के कारण जटिल अवस्था में रहते हैं. समुदाय में प्रत्येक जाति की जैविक क्षमता टॉलरेंस रेंज का निर्धारण करती है. अतः पादप समुदाय की प्रकृति उसके स्पीशीज टाइप, इकोलॉजिकल एम्प्लीट्यूड, जलवायु, मृदा तथा जैविक कारकों द्वारा निर्धारित होती है. पादप समुदाय क्लोज या ओपन होते हैं, यानी कि जिस समुदाय में पौधों की सघनता होती है और नए पौधों का समावेश नहीं हो सकता उसे क्लोज समुदाय कहते हैं. अगर इसके विपरीत समुदाय जिसमें पादपों की सघनता नहीं होती और जिसमें दूसरे पौधे पर्यावरण के साथ अनुकूलित होकर स्थापित हो सकते हैं तो उसे ओपन समुदाय या ओपन कम्युनिटी कहते हैं. प्रत्येक समुदाय में जाति या जीव अपना एक विशेष स्थान होता है और किसी भी जाति या जीव द्वारा आवास स्थल के उस निश्चित भाग को जिसे वह घेरे रहता है उस जाति का निष्ठ कहलाता है. यानी कि निष्ठ कारकों का एक विशेष समूह है जो किसी जाति के पर्यावरण का निर्धारण करता है. तो निष्ठ वास्तव में क्या है? एक जीव का एक्टिविटी है और एक समुदाय में विभिन्न पादप जातियां एक ही आवास में रहते हुए विभिन्न एक्टिविटी के कारण साथ साथ सफलतापूर्वक जीवन यापन करती हैं. अब हम देखेंगे कि कम्युनिटी का कंपोजिशन क्या है, संगठन. समुदाय छोटा या बड़ा होता है. बड़ा समुदाय हजारों वर्ग किलोमीटर से लेकर कुछ किलोमीटर या वर्ग मीटर में फैला रहता है, जैसे तालाब, झील. अतः समुदाय का कोई निश्चित क्षेत्र नहीं होता है. समुदाय में जातियों की संख्या और उनकी कम्युनिटी में भिन्नता होती है.
प्रत्येक समुदाय में विभिन्न जातियां पाई जाती हैं, परंतु समुदाय की सभी जातियां समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होती। कुछ जातियां अपनी वृद्धि एवं स्थूलता से आवास को रूपांतरित करके पादप समुदाय की दूसरी जातियों की वृद्धि पर नियंत्रण रखती हैं तथा समुदाय में विशिष्ट केंद्रीय भूमिका निभाती हैं। जैसा हमने पहले भी बताया कि इन जातियों को प्रभावी जातियां कहते हैं। प्राय एक समुदाय में एक ही जाति प्रमुख होती है। ऐसे स्थिति में समुदाय का नाम उसी जाति के नाम से जाना जाता है, जैसे स्प्रूस फॉरेस्ट कम्युनिटी या चीड़ का वन। अन्य समुदायों में एक से अधिक जातियां प्रमुख होती हैं या उन सभी के नाम से समुदाय को जाना जाता है, जैसे ओक हिकोरी फॉरेस्ट कम्युनिटी, जहाँ 2 ज़्यादा हैं। जब समुदाय में एक ही जाति के प्रभावी होते हैं तो उस पादप समुदाय को कंसोसिएशन, व एक से अधिक प्रभावी होती हैं तो उसे एसोसिएशन कहते हैं, मतलब ससंघ और संघ। अब इनका स्ट्रक्चर क्या है? समुदाय का निर्माण करने वाले पादप के स्थान जो हैं वो एक स्ट्रक्चरल पैटर्न प्रदर्शित होता है। संरचनात्मक रूप से समुदाय की क्षैतिज उप समुदायों में विभक्त किया जा सकता है। यह क्षैतिज विभाजन पादप समुदाय से जोनरेशन का निर्माण करता है। जैसे कि हम इस चित्र में देख रहे हैं कि एक पहाड़ पर वनस्पतियों के विभिन्न जोनेशन दिखाए गए हैं। देख रहे हो ये, जैसे अगर हम गहरे तालाब या झील हो तो उनका जो जोनेशन होगा वो इस प्रकार का होगा, जिसमें लिटोरल जोन, लिम्नेटिक जोन और प्रोफंडल जोन। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार पादप समुदाय की संरचना में स्ट्रेटिफिकेशन होना भी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इससे पहले वाला हम देख रहे थे, ये देखिए, इसमें सबसे नीचे 2000 फीट की ऊंचाई पर डेजर्ट बायोम विद 2 डिस्टिंक्ट जोन, फिर ग्रासलैंड 6250 फीट पर कॉनिफर फॉरेस्ट ऑफ पिनॉन पाइनस जुनिपरस जोन, 9500 पे कॉनिफर्स मिलते हैं जो कि डिस्टिंक्ट फर्स और पाइन जोन कहलाते हैं, ये वाला। फिर आप देखेंगे ऊपर 13000 फीट पर टुंड्रा बायोम विद ए सेज ग्रास जोन। तो इस प्रकार का हमें हाइट पर हम जाते हैं तो जोनेशन देखने को मिलता है। इसमें देखिए आप झील या तालाब में हमारा जोनेशन जो है वो किस तरह से विभेदित किया गया है। 3 तरह के ये वाले जोन है लाइट के बेसिस पे, कि लाइट जो है सरफेस पर सबसे ज़्यादा है, लिटोरल जोन उससे कम अंदर लिम्नेटिक, और सबसे नीचे जो प्रोफंडल जोन है जहाँ पर कि लाइट का जो लेवल है बहुत ही कम हो जाता है या नहीं के बराबर होता है। तो इस प्रकार से जैसे घास समुदाय अगर स्थल को देखें तो वनस्पति का आधारीय भाग घास के प्रकंदों का होता है, और उसके ऊपर फिर 5 उप उदग्र स्तर पाए जाते हैं, जैसे देख रहे हैं आप, सब टेरेन रीजन, फिर फॉरेस्ट फ्लोर, हर्बेशियस वेजिटेशन, श्रब्स और ट्रीज। तो ये क्या है? वर्टिकल सब लेयर्स हैं। जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं वहाँ पे 8 तक स्तर पाए जाते हैं। तो ऊंचाई के अनुसार वनस्पति के भिन्न भिन्न स्तर बन जाते हैं ताकि समुदाय के सभी सदस्य प्रकाश और अन्य कारकों का अधिक से अधिक उपयोग कर सकें। अब अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, किस प्रकार से प्लांट कम्युनिटी का उद्भव या विकास होता है, तो पादप समुदाय के परिवर्धन का जो विस्तृत हमने देखा था, सक्सेशन में पढ़ा था। पादप समुदाय का उद्भव उस समय प्रारंभ होता है जब पौधे के बीज या बीजाणु या प्रोपेग्यूल्स आदि किसी भी बैरन एरिया या नग्न क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, और फिर इनका माइग्रेशन जल, वायु या जंतुओं द्वारा होता है। तो प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण अधिकांश जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और शेष जो सर्वप्रथम उगते हैं उन्हें हम पायनियर पादप कहते हैं। तो पुरोगामी जो जातियां हैं अनेक आवासों में जनन तथा प्रवर्धन कर वहाँ पर स्थापित होती हैं। इस प्रकार जो पायनियर जातियां के नए क्षेत्र में कॉलोनाइजेशन स्टार्ट होता है, उपनिवेशन जिसको कहते हैं, और प्रवासी जातियों के नए क्षेत्र में स्थापन प्रक्रम को हम कहते हैं आस्थापन या इक्केसिस कहते हैं। इक्केसिस के पश्चात धीरे धीरे पौधों की संख्या में वृद्धि होती है और क्या होने लगता है? एग्रीगेशन, समूहन होने लगता है। तो स्थायी पौधों में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। फलस्वरूप जो शक्तिशाली पौधे हैं वो जीवित रहते हैं और कमजोर पादप जो हैं वो धीरे धीरे
नष्ट हो जाते हैं। तो जीवित पादप पर्यावरण से अभिक्रिया करते हैं और इन स्थायी पादप समुदाय के द्वारा पर्यावरण परिवर्तन के कारण अन्य पौधों का भी प्रवेश व परिवर्धन हो जाता है। इस प्रकार धीरे धीरे समस्त वनस्पति में परिवर्तन होते रहते हैं और अंत में वनस्पति तथा वहाँ की जलवायु के मध्य संतुलन स्थापित हो जाता है। इस प्रकार जलवायु के अनुरूप वनस्पति परिवर्धित हो जाती है, जिसे कि क्लाइमैक्स वेजिटेशन कहते हैं। तो हम अगर इसको ब्रीफ करें तो समुदाय का जो ओरिजिन है और डेवलपमेंट है वो क्रमिक रूप से क्या होता है, सबसे पहले माइग्रेशन है ना, माइग्रेशन के बाद इसमें कॉलोनाइजेशन, फिर इकैसिस, फिर एग्रीगेशन, फिर कंपटीशन, इसके द्वारा किसी भी कम्युनिटी का डेवलपमेंट होता है। थैंक यू स्टूडेंट।